हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकेडेक्सल। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनएलएम का लेक्चर नंबर 1। तो आज के लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे उनको देखते हैं। मैं हूं आपका फिजिक्स एजुकेटर धर्मवीर प्रजापति। देखते हैं आज के लेक्चर में बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले इनर्शिया। इनर्शिया के बाद में हम देखेंगे लॉज ऑफ मोशन। तो उसमें फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, ये सब हम डिस्कस करेंगे। साथ ही जो हम फोर्सेस, क्योंकि एनएलएम जो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड फोर्स की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हम सबसे मेन जो बात करेंगे कॉन्टेक्ट फोर्सेस की, उसमें नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन। तो आज के लेक्चर में हम नॉर्मल रिएक्शन, कॉन्टेक्ट फोर्स में नॉर्मल रिएक्शन को देखने वाले हैं यहाँ पर। तो बच्चों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले हम बात करें किसकी, इनर्शिया की। तो बच्चों, जब बात हो रही है किसकी, इनर्शिया की, तो सबसे पहले जो गैलीलियो ने जब इनर्शिया का कंसेप्ट दिया, तो इनर्शिया जो है, कुछ हम ऐसे बोलते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो है, बहुत बेसिक तरीके से समझे अगर हम ना, उसके लॉ की फॉर्म में बात नहीं करें, बहुत बेसिक तरीके से बात करें, तो एक ऑब्जेक्ट जो है, अगर हम ये कहें कि हैवी है, एक ऑब्जेक्ट बहुत हैवी है, तो क्या बोलेंगे, उसका इनर्शिया जो है वो क्या है, ज्यादा है। ठीक, हेवी होने का मतलब क्या है, इनर्शिया ज्यादा है, क्योंकि वो हेवी है तो एक जगह रख दिया तो वो उस पोजीशन में जो है स्टेबिलिटी के साथ में रह सकता है, पॉसिबिलिटी उसकी ज्यादा है एक लाइट ऑब्जेक्ट के कंपेयर में। ऐसे हम कहें कि एक ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है ना, और उसकी वेलोसिटी क्या है, मूव कर रहा है, वेलोसिटी उसकी ज्यादा है मान लीजिए, तो हम ये कह सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी, उसके मूव करने की टेंडेंसी, मतलब मूव करते रहने की का इनर्शिया क्या है, उसका ज्यादा है। तो इनर्शिया से मतलब जिस स्टेट में है उस स्टेट में बना रहे। तो हम जो पहली, और उसकी स्टेट जो है वो भी फिर से किस पर डिपेंड करती है, मास पर। कैसे, अगर वो ज्यादा मास का है तो मैं, आप समझिए कि एक ट्रेन को रोकना आसान है या एक बाइक को रोकना आसान है, अगर दोनों सेम स्पीड में चल रहे। तो एक सिंपल फोर्स लगा करके आप कम फोर्स में बाइक को आसानी से रोक पाएंगे, ट्रेन को नहीं रोक पाएंगे, है ना। तो आप क्या करें, जो ट्रेन है, क्योंकि उसका मास ज्यादा है इसलिए उसका इनर्शिया ज्यादा है, चाहे से वो रेस्ट पर हो चाहे से वो मोशन में हो। तो हम जो है यहाँ इनर्शिया को क्या कहते हैं बच्चों, कि ये किसको रिप्रेजेंट करती है, मास को रिप्रेजेंट करती है ना। तो एक हमारी प्रॉपर्टी क्या हो गई, ये एक प्रॉपर्टी होगी जो कि रिलेट करती है किससे, मास से। तो हमारी डेफिनेशन क्या होगी बच्चों, इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट डिस्क्राइब हाउ इट रेजिस्ट चेंजेस, है ना। मतलब अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे होने का जो है, आप अगर उसको कोई मूव कराना चाहेगा तो वो रेस्ट पे ही है, तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगा। और अगर वो मूव कर रहा है तो वो मूव करता ही रहना चाहेगा। जैसे कि मैंने ट्रेन वाला एग्जांपल दिया, अगर उसका इनर्शिया ज्यादा है तो जो है चेंजेस इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट, अगर मोशन में है तो मोशन का अपोज, उसको मोशन में अगर आप लाना, रेस्ट में लाना चाहेंगे तो वो उसका अपोज करेगा, और अगर रेस्ट में है और उसको मोशन में लाना चाहेंगे तो उसका भी क्या करेगा, वो अपोज करेगा ड्यू टू इट्स मास। तो ये जो है मास से रिलेटेड बच्चों प्रॉपर्टी है। इसी पर जो है रिलेटेड जो है लो दिए न्यूटन ने भी, और जो है जो गैलीलियो थे वो भी जो है हमारे लॉज ऑफ मोशन जो है उसी पर बेस्ड थे। तो अगर हम बच्चों बात करें लॉज ऑफ मोशन की ही, है ना, तो इनर्शिया पर बेस्ड जो है सबसे पहला जो लॉ है हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो अगर आप ऐसा कहते हैं क्या कि जो कि इनर्शिया पे बेस्ड है, इसको आप ऐसे लिखते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट और इन मोशन with a constant velocity, किससे, constant velocity से मूव कर रहा हो, then it will resist its state until until an external अप्लाइड, जब तक कि क्या नहीं लगे, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगे, तो वो क्या करती है, उसकी, अगर वो रेस्ट पर है तो रेस्ट का अपोज करेगी, और मोशन में है तो मोशन में। या फिर हम इसको कैसे कह सकते हैं कि अगर वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहना चाहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी। इस तरीके से जो है आप इसको डिफाइन करते रहे, है ना। तो अगर यहाँ पर
आपने इस तरीके से देखा है, तो क्या इसका मीनिंग ये है कि अगर जो है नेट फोर्स F इजिकल टू एम ए, आपने पढ़ रखा है ना, F इजिकल टू क्या होता है एम ए। अब यहाँ पर कहें कि अगर ये F0 है, क्या है F0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन भी क्या हो गया, जीरो हो गया, एक्सेलरेशन भी क्या है, जीरो हो गया। तो ये जो है अगर हम देखें तो यहाँ से यही निकल करके आ रहा है कि जो है अगर जो है फोर्स जीरो है तो उसका एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, मतलब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। तो इसका मतलब तो यही हो गया, या फिर हम इसको ऐसा कहें कि एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम ए। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो फोर्स भी क्या होगा, जीरो होगा। तो एक्सेलरेशन जीरो है तो फोर्स भी क्या होगा, जीरो होगा। तो दोनों फोर्स दोनों लो हैं। फर्स्ट लो को देखें, वो क्या है, कह रहे हैं कि फोर्स जीरो है, फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो, ये है। लेकिन सेकंड लो क्या कह रहा है, सेकंड लो के अकॉर्डिंग देखें एफ इजिकल टू एम है, वहां अगर आपका एक्सेलरेशन जीरो होगा तो फोर्स भी जीरो होगा। ये जो है इसी से क्या आ जाएगा, फर्स्ट लो आ जाएगा, इसी से क्या आ जाएगा आपका फर्स्ट लो। सेम ही तो चीज है, लेकिन अगर जो है इसको देखा जाए तो ये दो अलग अलग लो क्यों बनाए गए हैं फिर, है ना। तो हम जो है इसको समझें कि ये बेसिकली जो है आप जो सब पढ़ रहे हैं फर्स्ट लो और सेकंड लो, इसको समझने के लिए आपको दो अलग अलग लो की जरूरत क्यों पड़ी है ना, इसको हम देखते हैं। पहली चीज क्या है बच्चों, अगर हम बात करें किसकी, रेफरेंस फ्रेम की, ठीक है ना। सबसे पहले जो है हम बात करें रेफरेंस फ्रेम की बात कर लेते हैं ना। तो रेफरेंस फ्रेम जो है हमारे, अभी हमने जब मोशन वाला चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने रेफरेंस फ्रेम की बात की थी कि किसी भी पार्टिकल की जो हम पोजीशन वेलोसिटी देख रहे हैं तो एक रेफरेंस फ्रेम में उसको हम कंसीडर कर रहे हैं ना। यहाँ पर देखें, अगर जो है हम बात करें किसकी, एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, ठीक, ये ऑब्जेक्ट है, ये मूव कर रहा है, ठीक, ये मूव कर रहा है। और इसके फ्रेम में देखें, इसके फ्रेम में देखें तो ये जो है इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है। मान लीजिए नेट फोर्स जीरो है, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। कौन देख रहा है, इस वाले ब्लॉक को ये पर्सन देख रहा है, इस पर नेट फोर्स जीरो है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है ये, ठीक। लेकिन जैसे ये बंदा जो था ये यहाँ पर बैठा हुआ था, लेकिन जो है क्या हुआ कि एक पर्सन है वो क्या हुआ, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा था, कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा था, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, है ना, तब तक तो क्या नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। ये भी क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी, तो इसको क्या होगा, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जाता दिखाई देगा, ठीक। लेकिन अगर ये एक्सेलरेट हो गया, ये क्या हो गया, जो यहाँ पर जो बंदा है जो कि वो क्या हो गया, अगर ए एक्सेलरेशन हो गया तो इसको क्या लगेगा, इसका एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। जो है हम क्या करते हैं, एक्सेलरेशन को जो है किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अगर रिलेटिव टर्म में देखना होता है तो आप उल्टा करके जोड़ देते हैं यहाँ पर इस तरीके से। तो जो है अपोजिट सेंस में क्या आ गया इसके ऊपर, एक्सेलरेशन, जबकि ये क्या है, खुद क्या चल रहा था, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा था। तो यहाँ पर हम ऐसा जो है किस लिए कह पा रहे हैं कि ये जो है एक्सेलरेट हो रहा है, क्योंकि ये वाला फ्रेम जो है, ये वाला फ्रेम ये खुद क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है ना। तो इस तरीके से तो आप जो है किसी फ्रेम में, इस फ्रेम में तो क्या है, आप जो है आपके पास में नेट फोर्स जीरो था, ठीक, कांस्टेंट वेलोसिटी, लेकिन इसके अकॉर्डिंग जो है आपके ऊपर नेट फोर्स जीरो नहीं है। तो जो है यहाँ पर हम एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि जो है हम यहाँ पर किसी बॉडी को अगर हम देख रहे हैं, क्योंकि हमें तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराना है, तो हमें जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेना चाहिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेना चाहिए, वो ऐसा लेना चाहिए कि उसके रेस्पेक्ट में भी, इसके रेस्पेक्ट में भी ये क्या हो, कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करे, क्या करे, कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करे। तो ऐसे फ्रेम जो कि क्या हो, दूसरे इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में खुद क्या हो, इन कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हो, तो जो है ऐसे फ्रेम ढूंढने पड़ेंगे, है ना, ऐसे फ्रेम ढूंढने पड़ेंगे। तो आप जो है स्पेस में निकल जाएं, आपको पूरे स्पेस में कहीं पर भी क्या नहीं मिलने वाला, ऐसा फ्रेम नहीं मिलने वाला जहां पर क्या हो, इनफाइनाइट बहुत ज्यादा, जहां पर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा हो। तो ऐसे जो है फ्रेम ढूंढना बहुत मुश्किल है जहां पर उस फ्रेम का एक्सेलरेशन क्या हो, जीरो। तो ऐसा कह सकते हैं कि गुरुजी आप तो ऐसा कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, तो फिर जो है यहाँ पर जो है हम ऐसा फ्रेम ले कैसे कि जो है वो क्या हो जाए, इनर्शियल फ्रेम कहलाए, मतलब कि जिसका एक्सेलरेशन क्या हो, जीरो, खुद का एक्सेलरेशन क्या हो, जीरो। फर्स्ट लॉ तो लगाएं, है ना, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन तो लगाएं, तो कहाँ पर लगाएं, तो हम जो है इसको क्या कहते थे कि अर्थ को देखें,
अर्थ जो है आगे हम अगर हम अर्थ पे देखते हैं तो अर्थ के रेस्पेक्ट में हम भी रेस्ट पर है, और ये जो है तो अभी तो रेस्ट पर रहे हैं ना, लेकिन मूव कर रहे हैं, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं। तो हमने क्या मान लिया कि अर्थ के रोटेशन, अर्थ का जो एक्सेलरेशन है उसको हम क्या मान लेते हैं, नेग्लिजिबल मान लेते हैं। हमारे ऊपर उसका इफेक्ट को क्या मान लेते हैं, बहुत कम मान लेते हैं। कैलकुलेशन में कुछ 1% का चेंज आता है तो उतना तो हम जो है फिजिक्स में चीजें हम जो है चीजों को कुछ एज्यूम कर करके या कुछ चीजों को इजी बनाने के लिए हम चीजें कर सकते हैं। तो अर्थ को जो है हम क्या मान लेते हैं, ऐसा फ्रेम मान लेते हैं जो कि क्या हो रहा हो, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो। अर्थ को क्या मान लिया हमने, ऐसा कि जो है वो क्या है, कांस्टेंट। तो ये जो है फ्रेम क्या हो गए, इनर्शियल फ्रेम। ऐसे फ्रेम जो कि जिनका एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 होता है, तो वो क्या होता है, इनर्शियल फ्रेम। ठीक, तो यहाँ से इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम का कंसेप्ट निकल करके आता है। तो जो आपका न्यूटन्स लॉ, फर्स्ट न्यूटन्स लॉ है, वो किसके लिए वैलिड है, इनर्शियल फ्रेम के लिए वैलिड है ना। नॉन इनर्शियल फ्रेम जो कि क्या कर रहे हो, एक्सेलरेट कर रहे हो, उनके लिए वो जो है आपके न्यूटन्स लॉ मोशन है वो एप्लीकेबल ही नहीं है। तो इसीलिए जो है बच्चों क्या, कि जब हम फर्स्ट लॉ की बात करते हैं तो फर्स्ट लॉ किसके बारे में बताता है, कि ऐसे फ्रेम जो है आप डिफाइन कर सकते हैं जिनके लिए क्या होगा, न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल होगा। मतलब जिसमें क्या होगा, कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, है ना, एक के रेस्पेक्ट में दूसरा भी क्या कर रहा होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। तो इनर्शियल फ्रेम की बात कर लेते हैं। इनर्शियल फ्रेम, अ फ्रेम रेफरेंस इन विच आइदर एट रेस्ट और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ मस्ट बी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अगर क्या हो, ये भी जो है क्या हो, कांस्टेंट वेलोसिटी से या रेस्ट पर हो, और उसके रेस्पेक्ट में दूसरा भी क्या हो, मतलब इनर्शियल हो, और ये भी क्या हो, इनर्शियल हो, तो जो है ऐसे फ्रेम जो है क्या होंगे, इनर्शियल फ्रेम। ये भी कांस्टेंट वेलोसिटी और इसे ये भी कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो क्या होगा, ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होने वाले हैं। इसी तरीके से जब बात करें नॉन इनर्शियल फ्रेम में, तो क्या हो जाएगा, इफ अ फ्रेम मूविंग विद नॉन जीरो एक्सेलरेशन, तो जो है एक जो है फ्रेम वो नॉन जीरो एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू जो है किसी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो कि ये था हमारा। ठीक, तो इसको क्या कहेंगे हम, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है बच्चों, वो किसके लिए एप्लीकेबल है, ये अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग विद नॉन जीरो एक्सेलरेशन। ठीक, तो जो आपका क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, उसको आप नई फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। वो क्या है, देखना बच्चों, इफ इफ अ ये लिखना, इफ नेट फोर्स ऑन अ सिस्टम इज 0। ठीक, मतलब कि इन किसमें, इनर्शियल फ्रेम में है ना। ठीक, विद रेस्पेक्ट टू अदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस देन हम क्या कह सकते हैं, देन इट इज easy to find inertial frame। ठीक, तो ओवरऑल जो है हम क्या कह सकते हैं कि जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो क्या है, आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ओवरऑल आप ये कहें, है ना। तो जो आप जो कह रहे थे कि रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगा, मोशन में तो मोशन में रहेगा, वो सिर्फ किसके लिए, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए होगा बच्चों, है ना, ये ध्यान रहे। ठीक, तो हम जो है बात कर लेते हैं यहाँ पर इसी के साथ ही सेकंड लॉ की। सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो क्या कहता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है बच्चों यहाँ पर, हाँ ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन यहाँ पर उन सब चीजों को हम देखते हुए, अगर हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें, तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप जो है मोमेंटम को समझते हैं। मोमेंटम क्या होता है हमारे पास में, P इक्वल टू एम इन टू वी, मास इंटू वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी का जो को एक साथ देखते हैं किसी ऑब्जेक्ट की, जो हम
कोई ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी से, तो हम उसके मोशन को सिर्फ किससे नहीं कंसीडर करते, उसके मास से कंसीडर नहीं करते, ना सिर्फ उसके वेलोसिटी से, क्या ओवरऑल एक जो है उसको एक हमने नई टर्म दे दी है, वो क्या है हमारा मोमेंटम है ना। और मोमेंटम किसी वेलोसिटी से जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, उस पर फोर्स लगेगा तो उसके मोमेंटम में क्या आएगा, चेंज आएगा, मोमेंटम में क्या आएगा, चेंज आएगा। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, न्यूटन सेकंड लॉ जो है वो क्या कह रहा है, एफ जो है किसके प्रोपोर्शनल है, एफ जो है एफ एक्सटर्नल फोर्स जो है आपका वो किस पर है, वो प्रोपोर्शनल है चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स जो है वो जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, देखना बच्चों क्या, इन इनर्शियल फ्रेम, हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं, क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम में हमारे जो न्यूटन्स लॉ है वो एप्लीकेबल ही नहीं हो पाएंगे। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक, उसमें के अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट, क्या एफ एक्सटर्नल जो है वो इक्वल टू है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट का मतलब डिवाइड में जो है आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो टाइम का डिवाइड लगा सकते हो, ठीक है, ये आपने पढ़ रखा है ना। कुछ जो है बच्चों यहाँ पर आप जो है एफ इक्वल टू, इसको इस फॉर्म में भी लिख लेते हैं एम वी बाई डी टी, इस फॉर्म में लिख लेते हैं ना। तो कई बार जो है हमारे को ऐसा बोलते हैं कि मास भी वेरिएबल हो और वेलोसिटी भी वेरिएबल हो, तब जो है हम क्या कर लेते हैं, एफ इक्वल टू जो है हम क्या कर लेते हैं, देखा होगा आपने, इसमें जो मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का, ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन है ना, इस फॉर्म में। तो इस फॉर्म में जो है ये याद रखा जाता है, बहुत सी जो है बुक्स में इस तरीके से याद रखता है। मैं आपसे कहूंगा बच्चों, इसमें जो है इसको आप जो है उस तरीके से अभी इतना ज्यादा यूज में लेने की कोशिश ना करें, ठीक, क्योंकि इसमें जो है एक थोड़ा सा जो है ये परफेक्ट फॉर्म नहीं है ना, इसको आप जो है परफेक्ट फॉर्म नहीं है, क्योंकि हम जो डिफरेंशिएशन लेते हैं वो जो है यहाँ पर जो हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा भी है, तो हमने कुछ टर्म्स को, डेल्टा एम टर्म को क्या किया है, नेग्लेक्ट भी, या डेल्टा टी टर्म्स जो है उसको हमने नेग्लेक्ट भी किया है, तो कुछ टर्म को हमने यहाँ पर भी नेग्लेक्ट कर लिया है। इस वजह से अगर ये एग्जैक्ट मानेंगे तो ये जो है आपके लिए उतना एक्यूरेट नहीं होने वाला है। तो आप जो है इसको, मैं ऐसा कहूंगा आपको पर्सनली कि आप जो है इसको एम डी वी बाई डी टी की फॉर्म में ही याद रखें, इसी फॉर्म में याद रखें बच्चों, है ना, नहीं तो क्या होगा, आपको कुछ जो है टाइम के साथ में दिक्कत भी होगी। तो जो है इस फॉर्म में ही आप याद रखने की कोशिश करिएगा, ठीक। ये जो है एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया, dp बाई dt जो है चेंज इन वेलोसिटी, ये क्या हो, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इस फॉर्म में जो है आप याद रखने की कोशिश करें, ज्यादा बेहतर होगा हमारे लिए, ठीक। यहाँ पर जो हमने पढ़ रहा है इसी को जो है हम बच्चों क्या कर लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ में। देखना क्या कह रहे हैं, फोर्स एफ जो है, फोर्स हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हम जो है अप्लाई करें, फोर्स 6 i कैप 8 j कैप माइनस का है ना, प्लस 10 k कैप प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन √2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ बॉडी, कैलकुलेट द मास ऑफ अ बॉडी, जो है बॉडी का मास कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं। तो F इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास में, ठीक है, यहाँ पर अभी जो हमने कहा, तो यहाँ से जो है ठीक, अगर मैं जो है इसको क्या बोल देता हूँ, एक केस ले लेता हूँ, इसमें जो है मास को कांस्टेंट ले लूँ, क्योंकि जो है हम जनरली मास को कांस्टेंट फॉर्म देता है, तो ये dv बाई dt हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, m dv बाई dt एक्सेलरेशन हो जाएगा ना ये। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम इस फोर्स को देखते हैं ना, क्वेश्चन से पहले मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं इसके अंदर, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इस फोर्स को देखे बच्चों, है ना, ये फोर्स क्या है, ये आपका क्या है, फोर्स, ये आपका क्या है, कॉज है, ठीक है ना, और ये क्या है, मास इनटू जो एक्सेलरेशन जो हो रहा है वो क्या है आपका इफेक्ट है, क्या है, फोर्स तो क्या है, कॉज है, उस कारण है ना, जो हमने बात करी थी किसकी, काइनेमेटिक्स की। तो डायनेमिक्स और काइनेटिक्स जो हमने काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स के पार्ट पढ़े थे, तो जो है यहाँ पर हमने जब बात करी थी, तब जो है हम जब कोज की बात करते हैं, तो अभी तक हमने क्या पढ़े थे, इफेक्ट्स पढ़े थे। अब हम किसकी भी बात करेंगे,
कॉजेस की भी बात करेंगे। तो फोर्स जो है हमारा क्या है बच्चों, न्यूटन में, किसमें, एसआई यूनिट जो है, यूनिट किसमें, न्यूटन में। कुछ यूनिट केजी, वेट और केजी एफ की फॉर्म में भी जो है हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो उसका भी जो है आप ध्यान रख सकते हैं बच्चों। वो जो है आपको टर्म्स न्यूटन की फॉर्म है, यहाँ पर जी की फॉर्म में जो है आप क्या कर लोगे, मास इंटू जी, क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वेट, एम इंटू जी की फॉर्म में, ये केस के लिए एम इंटू ए के लिए, तो के जी वेट जो है एम इंटू जी के लिए जो है कैलकुलेट होता है। यहाँ पर देख लेते हैं, वेक्टर क्वांटिटी तो है ही से हमारे पास में, ये दे रखा है 6i केप माइनस 8j केप प्लस 10 के केप दे रखा है, और एक्सेलरेशन दे रखा है हमारे को √2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, मास पूछ रहे हैं, तो F इजिकल टू क्या होता है हमारे पास में, ma। ठीक, अब जो है यहाँ मास पूछ रहे हैं, तो हम जो है मास कैलकुलेट कर रहे हैं, F वेक्टर बाई ए वेक्टर। जो है आप जो है यहाँ पर क्या मत कर लेने लग जाना, वेक्टर डिवाइड मत करने लग जाना, वेक्टर का डिवीजन जो है डिफाइन ही नहीं है। तो यहाँ पर जो है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं हम, वो कितना होगा, देखें वो हो जाएगा हमारे पास में 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 36 प्लस 64 प्लस 100, है ना, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 100, तो ये √2, ठीक है ना, ये 200 है ना, 200, तो इसको जो है ना 2 इंटू 100 लिख सकते हैं, तो 100 का कितना हो जाएगा 10, और ये √2 न्यूटन है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात कर लेता हूँ यहाँ पर, तो हो जाएगा 10√2 डिवाइड बाई √2, ये √2 हमारा को गिवन है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 न्यूटन का जो फोर्स है हमारा, ओ सॉरी 10 kg, मास जो है हमारा कितना आ जाएगा 10 kg का हमारा मास आ जाएगा। नेक्स्ट जो है इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस की और भी जो प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि एनएलएम हमने पढ़ रहे हैं, फोर्स के ऊपर जो है यहाँ पर क्वेश्चंस होते हैं ना। क्या कह रहे हैं, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल गिवन बाय, जो है ऐसे मोमेंटम दे रखे हैं, मोमेंटम क्या है यहाँ पर, मोमेंटम p इजिकल टू at² माइनस 2bt, ये हो जाएगा, हाँ। अभी क्या कह रहे हैं, फाइंड द टाइम एट विच फोर्स ऑन अ पार्टिकल मूव बिकम जीरो, जो है फोर्स क्या हो जाए जीरो। तो हमने पढ़ रखा है F इजिकल टू क्या होता है हमारे पास में, dp बाई dt होता है ना, तो हम ये क्या कह रहे हैं, F जीरो हो जाए ना, F क्या हो जाए, जीरो हो जाए, फाइंड द टाइम जो है फोर्स क्या हो जाए जीरो। तो यहाँ पर जो है हम इसको कैलकुलेट करें, पहले तो इसको डिफरेंशिएट ही कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा at² माइनस 2bt, तो डिफरेंशिएट कर लेंगे बेटे, तो क्या आएगा आपके पास में, देखना 2at माइनस 2bt, t नहीं आएगा, t का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1, ठीक। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, F जीरो हो जाए, फोर्स क्या हो जाए जीरो, व्हेन F इजिकल टू जीरो, F क्या हो गया जीरो, तो क्या हो गया आपके पास में, जीरो इजिकल टू 2at माइनस 2b, देन 2at इजिकल टू 2b, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, t इजिकल टू आ गया b अपॉन a, t इजिकल टू क्या आ गया b अपॉन a, जो है आपका क्या पूछ रहे थे, टाइम पूछ रहे थे। इस टाइम पर क्या हो जाएगा, जब टाइम क्या हो b अपॉन a के इक्वल होगा, तब हमारा जो है फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है बच्चों, है ना, कुछ जो है क्वेश्चंस आपके लिए जरूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि प्रैक्टिस जो है वो आपको बहुत ज्यादा करनी होती है। अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी इन डायरेक्शन एज शोन इन फिगर, जो है फोर्स लग रहा है, इस तरीके से फोर्स लग रहा है ना, ये फोर्स लग रहा है। आगे क्या कह रहे हैं, द ब्लॉक ऑफ इज ऑफ मास 5 kg, ठीक, रेस्टिंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये स्मूथ सरफेस है, 5 kg का ब्लॉक है, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं, ठीक। तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में जो है क्या एक्सेलरेशन होगा वो पूछा जा रहा है। तो बच्चों यहाँ पर अगर मैं फोर्स के कंपोनेंट करूं, तो इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा F, या फिर इसको मैं F जो है 50 cos 60 डिग्री, और ये मिल जाएगा हमें क्या 50 sin 60 डिग्री, ये हो जाएगा हमारे पास में 50 cos 60 हो गया 1/2,
तो ये आ गया हमारे पास में 25 न्यूटन और ये हो जाएगा √3/2, तो ये 25 √3 न्यूटन। ये एक्सेलरेशन फोर्स आ गया हमारे पास में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक, इस फोर्स की वजह से तो क्या नहीं होगा, हमारा एक्सेलरेशन पॉसिबल नहीं होगा, सिर्फ इस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन पॉसिबल होगा। तो F हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या देगा हमारे को, ये क्या है 25 √3 है ना। F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास कितना है हमारे पास में, मास कितना है 5 और एक्सेलरेशन क्या a, तो वही पूछ रहे थे। तो ये जो है कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, तो एक्सेलरेशन क्या आ गया 5 √3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो है हमारा क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, तो हम यहाँ पर एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर पा रहे हैं। आगे जो है बच्चों हमने बात करनी है किसकी, इम्पल्स की। तो जो है हम जैसे हम क्या नहीं करते, कई बार जैसे शुरुआत में जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसी तरीके से अगर हम देखें तो हमने मोमेंटम के बारे में जब तक नहीं सुना होता है तो हम ये मानते हैं कि बड़ा मास मतलब वो ज्यादा इम्पेक्ट करेगा। ठीक, लेकिन जब हमने वेलोसिटी को देखा तो हमने ये देखा कि जरूरी नहीं कि मास ही इम्पेक्ट करे, वेलोसिटी ज्यादा हो तब भी क्या होगा, वो ज्यादा इम्पेक्ट कर सकता है ना। उसी तरीके से तो हमने नई क्वांटिटी बना ली मोमेंटम, है ना, नई क्वांटिटी क्या बना ली मोमेंटम। वैसे ही हम यहाँ पर फोर्स और टाइम, सिर्फ फोर्स ही नहीं, क्या नहीं, सिर्फ फोर्स ही जो है किसी इम्पैक्ट को पावरफुल बनाने के लिए जो है, सिर्फ फोर्स ही एक जो है चीज नहीं है जरूरी, उसके साथ में क्या है टाइम इंटरवल भी जरूरी है ना। तो जो है एक नई क्वांटिटी बनाई फोर्स और टाइम के को रिलेट करते हुए, वो क्या है इम्पल्स, है ना। तो यहाँ पर क्या है बेसिकली कई बार जो है अगर इम्पल्स की डेफिनेशन पूछते हैं बच्चों से तो जो है क्या है, बच्चे ऐसा डिफाइन करते हैं क्या, फोर्स और फोर्स अप्लाइड, ऐसा देखना, फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी फॉर शॉर्ट टाइम इंटरवल। ठीक है ना, तो आप ये ध्यान दें बच्चों, ये डेफिनेशन जो है क्या है गलत है ना। ये डेफिनेशन किसका नहीं है, इम्पल्स का डेफिनेशन नहीं है ये, है ना। इम्पल्स क्या है, इम्पल्स है बच्चों क्या, इम्पल्स क्या है, किसी बॉडी के ऊपर जो हम फोर्स देख रहे हैं वो जो फोर्स है उसको, वो तो सिर्फ फोर्स है ना। हम कंबाइन इफेक्ट देख रहे हैं किसका, कंबाइन इफेक्ट किसका, फोर्स और टाइम इंटरवल का, वो हमारा इम्पल्स है। इम्पल्स है क्या, आई इक्वल टू जो है इंटीग्रेशन एफ डी टी, क्या, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डी टी। यहाँ पर हमने किससे रिलेट किया, अगर मेरा फोर्स ज्यादा हो, फोर्स क्या हो या फिर मैं क्या हूँ टाइम इंटरवल ज्यादा हो तो फोर्स क्या हो जाता है, ये प्रोडक्ट देता है। यहाँ पर देखें अगर टाइम इंटरवल ज्यादा है तो फोर्स क्या हो जाएगा कम, या फिर टाइम इंटरवल कम है तो मेरा फोर्स क्या हो जाएगा ज्यादा। तो ये जो ओवरऑल इफेक्ट है ये इम्पल्स है, जो ओवरऑल इफेक्ट है वो इम्पल्स है। जैसे मैं कहूँ मोमेंटम, तो मोमेंटम क्या है, मास और वेलोसिटी का एक ओवरऑल इम्पैक्ट जो है वो क्या है, मोमेंटम है। ऐसे ही फोर्स और टाइम इंटरवल का जो ओवरऑल इफेक्ट है वो क्या है, इम्पल्स है ना। तो आप जो है फोर्स को इम्पल्स नहीं बोलते हैं, ये ध्यान रहे। ठीक, यहाँ पर अगर मैं ऐसा यूनिट की बात करूं, ठीक, ऐसा यूनिट की बात करूं तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड, है ना, न्यूटन सेकेंड। यहाँ पर मैं एरिया अंडर दी कर्व देखूं, अगर यहाँ पर एफ और यहाँ टी देखूं तो एरिया अंडर दी कर्व जो मिलेगा हमें T1 से T2, ये जो एरिया अंडर दी कर्व आया हमारा, ये एरिया अंडर दी कर्व जो है ये क्या देगा हमारे को, ये एरिया इम्पल्स को रिप्रेजेंट करेगा, किसको, इम्पल्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, वेक्टर क्वांटिटी है क्या, बिल्कुल वेक्टर क्वांटिटी है ना, वेक्टर क्वांटिटी है बिल्कुल, फोर्स है तो जो है इम्पल्स भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, इस तरीके से जो है चीजों को हम याद रख सकते हैं। अगर हम बात करें अब इम्पल्सिव फोर्स की, है ना, तो ये जो फोर्स जो बोल रहे थे, फोर्स जो है बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए लग रहा है, वो है क्या आपका इम्पल्सिव फोर्स, है ना। तो यहाँ पर देखना बच्चों, क्या मैंने कहा कि एक बॉडी जो है, एक बॉडी यहां से हमने उसको u वेलोसिटी से थ्रो किया और क्या हुआ, वो u वेलोसिटी से टकराई, है ना, टकराई। तो यहां पर देखना कि दो मोशन देख रहा हूं, एक तो क्या, जो फोर्स इनटू, यहां पर देखना
एक फोर्स इनटू टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल किसके लिए, फोर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए देख रहा हूँ, किसके लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। तो ये फोर्स जो है यहां से लेकर के यहां तक के मोशन के लिए लगा है ना, और एक फोर्स लग रहा है कौन सा, ये देखना एफ डेल्टा टी, जो कि यहाँ कोलिजन के टाइम पे लगा, ठीक है ना। क्या लगा, यहाँ पर जब स्ट्राइक किया तब फोर्स लगेगा, नहीं लगेगा, ऐसे थोड़े सॉफ्ट जो है ऐसे करके ये ऐसे करके आएगा, कोई फोर्स ही नहीं लगेगा, लगेगा, और लगेगा तो जो है ऑब्जेक्ट क्या होगा, मान लीजिए इम्पैक्ट जो है वो जनरेट होगा ना। तो यहाँ पर जो है मान लीजिए टकराते ही रेस्ट पे आ गया, तो यहाँ टाइम इंटरवल क्या रहा, बहुत छोटा, यहाँ पर टाइम इंटरवल क्या है, बहुत बड़ा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, यहाँ टाइम इंटरवल बड़ा है तो फोर्स क्या है, छोटा हो गया। तो जो है ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट है वो क्या है, बहुत कम है कंपेयर टू जो ये फोर्स यहाँ पर जो ये इम्पैक्ट हुआ है, इम्पैक्ट के टाइम पर जो फोर्स लगा है उसका इफेक्ट जो है वो क्या है, बहुत बड़ा है। तो ये जो बहुत बड़ा जो फोर्स है, ये जो फोर्स है वो क्या है, हमारा इम्पल्सिव फोर्स। तो ये इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है, जो है क्या होगा, इट इज द फोर्स ठीक, जो कि क्या हो रहा है, ट्रांजिट कर रहा है ना, इट इज द फोर्स इट इज द फोर्स ऑफ ट्रांजिट, जो है ट्रांजिट कर रहा है, मतलब फोर्स जो है क्या हो रहा है, बदल रहा है, किसमें, इम्पैक्ट की फॉर्म में ना। तो उसको क्या कहते हैं, या फिर हम क्या बोलते हैं, दिस फोर्स इज अप्लाइड फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, ठीक है। तो ये जो है फोर्स क्या होगा, आपका इम्पल्सिव फोर्स होगा, है ना। इसको हम जो है यहाँ पर जो हमने इम्पल्स पढ़ लिया, तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम में हमारे पास में एक निकल करके आती है, तो वो क्या होती है बच्चों, इसको हम कहते हैं क्या, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम जो है वो किसके इक्वल है, इम्पल्स के इक्वल है, ठीक, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देखना कैसे इसको जो हम प्रूव कर सकते हैं, हमने यहाँ पर क्या, एफ इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, डीपी अपॉन डी होता है ना, ये होता है। तो जो है डीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, एफ डी टी हो जाएगा, एफ डी टी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है एफ डी टी इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास में, डीपी, ठीक। इसको इंटीग्रेशन कर दें बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये क्या हो गया आई, और ये क्या हो गया हमारे पास में, ये क्या हो गया डीपी, है ना। डीपी मतलब चेंज इन मोमेंटम, ये क्या हो गया हमारे पास में, ये पी इनिशियल पी फाइनल हो गया ना, ये पी इनिशियल माइनस पी फाइनल, तो ये क्या आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम, ठीक, ध्यान रखना है इसको, ठीक। आगे जो है हम चीजों को और भी इसी तरीके से कवर करने वाले हैं। तो ये इम्पल्स आने वाले कुछ जो है इससे यहाँ से रिलेट जो है इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स की बात कर लेंगे बच्चों, है ना। न्यूमेरिकल्स क्या है देखना, हैमर ऑफ मास 1 kg जो है 1 kg मास मूविंग विद स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, क्या 6 मीटर पर सेकेंड, स्ट्राइक्स अ वॉल एंड कम्स टू रेस्ट इन 0.1 सेकेंड, कितने टाइम में, 0.1 सेकेंड में रेस्ट पर आ जाता है। इम्पल्स ऑफ द फोर्स, एक पूछ रहे क्या, कैलकुलेट इम्पल्स ऑफ द फोर्स, एवरेज रिटार्डिंग फोर्स दैट स्टॉप द हैमर, एवरेज रिटार्डेशन ऑफ द हैमर, जो है हैमर का रिटार्डेशन वो भी पूछ रहे हैं। तो जो है सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं, इम्पल्स ऑफ द फोर्स, तो फोर्स नहीं पूछ रहे, इम्पल्स ऑफ द फोर्स पूछ रहे हैं ना। तो यहाँ पर भी जो है क्वेश्चन में उसी तरीके से आई इक्वल टू जो है एफ डेल्टा टी या इंटीग्रेशन एफ डी टी, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या कह रहे हैं, मास दे रखा है हमारे को, मास 1 kg, और वेलोसिटी कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 6 मीटर पर सेकंड से, ठीक। और जो है बाद में क्या हो गया, फाइनली रेस्ट पर आ गया, और टाइम जो है हमारे पास में 0.1 सेकंड है। तो इम्पल्स पूछ रहे हैं ना, इम्पल्स को हम यहाँ पर आई इक्वल टू डेल्टा पी भी लिख सकते हैं, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, तो क्या हो जाएगा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, तो पी फाइनल क्या है, रेस्ट पर ही आ गया 0, ये हो गया एम वी माइनस एम यू, यही ना। तो एम वी क्या हो गया 0 माइनस एम, एम कितना है 1 और यू कितना है इनिशियली 6, तो
तो जो है -6 Newton/सेकेंड जो है इम्पल्स ऑफ द फोर्स आ जाता है हमारे पास में। ठीक है, ये आ गया। अब ये पूछ रहे क्या, एवरेज रिटार्डिंग फोर्स दैट स्टॉप द हैमर, जो है रिटार्डिंग फोर्स क्या है, तो ये जो इम्पल्सिव फोर्स की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, F इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में, या फिर हम बात करें I इक्वल टू F dt है ना, डेल्टा टी या dt हमने जो लिखा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आ गया 6F, हमारे से पूछा जा रहा है टाइम इंटरवल 0.1 सेकेंड, तो यह जाएगा F इक्वल टू 16 न्यूटन का जो है हमारे पास में फोर्स आ जाएगा। ठीक ठीक, और क्या पूछ रहे हैं, एवरेज रिटार्डेशन ऑफ द हैमर, तो जो है एवरेज एवरेज रिटार्डेशन ऑफ द हैमर। अच्छा, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर इसको देखें तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में था ना, ये नेगेटिव था, ये नेगेटिव था, तो जो है नेगेटिव फोर्स किसका, जो एवरेज रिटार्डिंग फोर्स डेट स्टॉप, कितने फोर्स ने इसको रोका, तो ये अपोजिंग फोर्स था, है ना, ये अपोजिंग फोर्स था, और लगाया किसने, एवरेज रिटार्डेशन। अच्छा, रिटार्डेशन पूछ रहे, ठीक है, रिटार्डेशन पूछ रहे हैं, तो रिटार्डेशन कैलकुलेट कर लेते। एफ इजिकल टू क्या होता है हमारे पास में, एम ए, एफ ये कितना है 60, एम जो है हमारा कितना है 1, और ए एक्सेलरेशन ये पूछ रहे हैं, तो जो है ए भी कितना आ जाएगा हमारा 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रिटार्डेशन जो है वो भी कैलकुलेट हो जाएगा, है ना, इजी है ये भी। नेक्स्ट जो है बच्चों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहे हैं, देखो, ए बॉडी ऑफ मास 0.25 kg, एक जो है 0.25 kg की बॉडी है, मूविंग विद वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड, स्टॉप बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 0.6 न्यूटन, कैलकुलेट द टाइम टेकन टू स्टॉप द बॉडी, बॉडी को स्टॉप होने में कितना टाइम लग रहा होगा, ये क्या, आल्सो कैलकुलेट इम्पल्स ऑफ द फोर्स, तो ये जो है फिर से आई भी पूछ रहे हैं, क्या कह रहे हैं देखना, मास दे रखा है, इतनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है और स्टॉप हो जा रही है इतने फोर्स से, तो फाइनल मोमेंटम जो है वो रेस्ट जो है 0, ठीक, कितने टाइम में जो है ये रेस्ट पर आ जाएगी, तो यहाँ पर आई इक्वल टू क्या होता है, एफ डेल्टा टी, ये लिख सकते हैं हम, है ना, कितने टाइम में जो है रेस्ट पर आ जाएगी, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये किसके इक्वल है, डेल्टा पी के इक्वल है ना, डेल्टा पी के इक्वल, तो चेंज इन मोमेंटम ये क्या है, एम वी या एम यू बोल देंगे, क्योंकि एम वी तो क्या है कि जो है 0 ही है ना, इक्वल टू एफ, एफ कितना है हमारे पास में 0.6, और ये टाइम इंटरवल ये हमें कैलकुलेट करना है, मास कितना दे रखा है 0.25, इनिशियली 12 मीटर पर सेकंड से जा रही है ये, और ये डेल्टा टी, अगर मैं बात करूं यहाँ से, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 100, और ये हो जाएगा डिवाइड बाई 10, ठीक, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 टाइम्स कैंसिल, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स फिर से, और ये हो जाएगा 5, तो डेल्टा टी जो आया मेरे पास में 5 सेकेंड आंसर आ जाता है ना, तो टाइम इंटरवल कितने टाइम में स्टॉप हो जाएगी, ये 5 सेकेंड में स्टॉप हो जाएगी बॉडी। आगे क्या कह रहे हैं, आल्सो कैलकुलेट इम्पल्स ऑफ द फोर्स, इम्पल्स ऑफ द फोर्स, तो ये जो है इम्पल्स जो है आई इक्वल टू एफ डेल्टा टी जो आ रहा था हमारा, एफ क्या है 0.6 न्यूटन का, और डेल्टा टी क्या है 5, तो जो है कितना आ गया 3 न्यूटन सेकेंड इज द आंसर। इस तरीके से जो है हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इम्पल्स ऑफ द फोर्स, ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो नेक्स्ट जो है एक और क्वेश्चन जो है इसी तरीके का ही है, देख लेते हैं इसको भी क्या कह रहे हैं, अ बैट्समैन डिफ्लेक्ट अ बॉल बाय 90 डिग्री विदाउट चेंज इन इनिशियल स्पीड में कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, 90 डिग्री पर जो है क्या कर दे रहा है, बॉल को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, व्हाट इज द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल, बॉल को कितना इम्पल्स जो है उसने इम्पार्ट किया, तो यहाँ पर जो है मास दे रखा है, यहाँ पर देखते हैं, मैं ऐसा मान लेता हूँ कि ये बॉल बैट था और ये बॉल आई, और ये जो है ऐसे बॉल आई और 90 डिग्री, ये जो है कितना है 90 डिग्री पर इसने क्या कर दिया, बॉल को सेम वेलोसिटी से, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ क्या, अगर मैं बीच से एक लाइन ड्रॉ करूँ, है ना, तो ये 45 डिग्री और ये भी कितना 45 डिग्री, है ना, तो इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी, इस डायरेक्शन में भी v वेलोसिटी से गया, तो यहाँ कंपोनेंट करते हैं अगर हम, तो इस डायरेक्शन में इसका क्या मिलेगा v cos 45 डिग्री, और इधर से क्या मिल जाएगा इस डायरेक्शन में, है ना, इधर से जाने वाले का डायरेक्शन क्या कर देता हूं मैं, ऐसा बना देता हूं, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा v cos 45 डिग्री, है ना,
ये तो चेंज इन मोमेंटम क्या आया हमारा, डेल्टा पी, वो क्या हो जाएगा, एम वी कोस 45 डिग्री। फाइनल मोमेंटम किस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में, फोर एक्स डायरेक्शन है ना, एक्स डायरेक्शन को अगर मैं देखता हूं तो, है ना, ठीक। और माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या था इस डायरेक्शन में, एम वी कोस 45 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, -2 mv कोस 45 डिग्री, ठीक है। ये हो जाएगा। तो ये तो एक्स डायरेक्शन में हुआ, वाई डायरेक्शन में क्या होगा देखना, वाई डायरेक्शन में v साइन 45 डिग्री, और ये क्या होगा, इसका भी कंपोनेंट v साइन 45 डिग्री। तो वाई डायरेक्शन में तो क्या हुआ, वेलोसिटी का डायरेक्शन भी चेंज नहीं हुआ, मतलब वाई डायरेक्शन में मोमेंटम में कोई चेंज नहीं हुआ, तो वाई डायरेक्शन में इम्पल्स भी क्या नहीं होगा, पॉसिबल नहीं होगा। इम्पल्स किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, वो भी कैसे कैलकुलेट करते हैं देख लेते हैं। ये मैं डेल्टा पी कैलकुलेट कर रहा हूँ, -2, मास जो है कितना है 0.15, वेलोसिटी कितनी, वेलोसिटी थी 54, 54 को कन्वर्ट कर लें बच्चों 5/18 से, ये 15 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, है ना, ये 15 मीटर पर सेकेंड, कोस 45 कितना होता है 1/√2, ठीक। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये √2 यहाँ आ गया हमारा, ये हो जाएगा 225, ये क्या जो आएगा 225, ये 2.25 2.25 इंटू √2, तो यहाँ ये क्या आ गया मेरा पास में, डेल्टा पी। और डेल्टा पी जो है, डेल्टा पी वो किसके इक्वल होता है, इम्पल्स के भी। तो ये क्या पूछ रहे थे, इम्पल्स ही पूछ रहे, तो यही जो है क्या हो जाएगा, इम्पल्स इज इक्वल टू √2 इंटू 2.25, ये हमारा जो है क्या हो जाएगा आंसर, लगभग जो है कितना आ जाएगा 1.4 इंटू 2.25, तो जो है ये 3.5 के लगभग कुछ समथिंग जो है न्यूटन सेकेंड हमारा कुछ आंसर या यहाँ से एग्जैक्टली आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से जो है बच्चों हमने कुछ क्वेश्चंस जो है कैलकुलेट किए। एक जो है हमने बात करी थी एरिया अंडर दी कर्व जो है इम्पल्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर हमारा फोर्स जो है ऐसे दे रखा हो, टाइम का ग्राफ दे रखा हो, तो जो है हम इम्पल्स जो है एरिया अंडर दी कर्व से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एरिया अंडर दी कर्व से फोर्स इम्पल्स कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे करने वाले हैं बच्चों, यहाँ पर देखना क्या कह रहे हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फोर्स का मैग्नीट्यूड है, ठीक, एक्टिंग ऑन अ बॉडी वेरीज विद टाइम, टाइम के साथ में क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। जो ये ग्राफ में दे रखा है ए बी बी सी और सी डी आर स्टैटिक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, ए बी बी सी और सी डी जो है स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल इम्पल्स ऑफ द फोर्स, तो आई पूछ रहे हैं, ठीक, बॉडी टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड से टी इज इक्वल टू 16 सेकेंड, तो 4 से 16 सेकेंड के बीच में पूछा जा रहा है ना। तो ये जो है कैसे कैलकुलेट होना, ये जो है बस यहाँ पर आई इज इक्वल टू क्या पूछा जा रहा है, इम्पल्सिव फोर्स है, तो वो जो है एफ डी टी मतलब एरिया अंडर दी कर्व कैलकुलेट करना है। हमारा जो है आंसर आया हुआ है, बस अगर हमने एरिया अच्छे से कैलकुलेट कर लिया तो इम्पल्स जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों, ये वाला एरिया देखें तो ये वाला एरिया, एरिया अंडर दी कर्व, क्या आपको ट्रेपेजियम बनता हुआ दिख रहा है, ठीक। तो ये जो है क्या हो जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, ये हो जाएगी हमारे पास में 200, 200 प्लस 800 1000, ये हो गया 1000, और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड वो कितनी होगी 2, ये 2 माइक्रो सेकेंड दे रखा है ना, क्या दे रखा है, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻�6, ठीक। आगे देखेंगे प्लस ये वाला एंगल ट्राइंगल, ये क्या आ रहा है 1/2, बेस, बेस कितना है मेरा 10, 16-6 कितना हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻6, ये हो जाएगा क्या बेस, और हाइट कितनी हो जाएगी सीधी 800। कैलकुलेट करना है बस, अब यहाँ पर देख लेते हैं क्या हो जाएगा, ये 10⁻2 से तो 2 कैंसिल कर दो, थोड़ा जो है मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, कैलकुलेशन में जब कैंसिल होता है तो आपको दिखता भी नहीं होगा अच्छे से, ठीक। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, आगे क्या बचा, ये 10⁻3 और ये 10⁻⁻6, तो कितना बच गया 10⁻⁻6 हो गया, प्लस यहाँ पर ये बच गया बच्चों हमारे पास में 400,
क्या बच गया 400, और 400 इसमें 10 और तो 4000 10⁻³ और ये -3, तो 4 × 10⁻³ यहाँ पर भी था ना, -3 यहाँ पर भी है, -3 यहाँ पर भी है, ठीक। तो जो है कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर कितना जाएगा 5 × 10⁻³ न्यूटन सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। ठीक है, इस तरीके से जो है हमारा कैलकुलेशन हो जाएगी बच्चों इजीली। आगे चल सकते हैं क्या हम, इम्पल्स हमने देख लिया ना, फोर्स से रिलेटेड इम्पल्स देख लिया, आगे चलते हैं ना। आगे क्या कह रहे बच्चों, न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ ये आपने इस फॉर्म में पढ़ा है हमेशा कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्या बोल रहे हैं, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। इक्वल और अपोजिट रिएक्शन इस फॉर्म में आपने हमेशा पढ़ा है। तो जनरली ऐसा ही कहते हैं हम ही ना। यहाँ पर इसको जो है अगर हम बात करें बच्चों, सॉरी यहाँ पर एक्शन रिएक्शन की, तो मैं आपसे यहाँ पर कहूँ कि दो बॉडी है ना। बेसिकली आप जो है इसके ऊपर एक बॉडी ने दूसरी बॉडी पर फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 लगाया, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इक्वल टू फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ऐसा ही पढ़ा है। F12 इक्वल टू F21 वेक्टर, है ना, इसी फॉर्म में हमने पढ़ा होता है। तो यही जो है हमारा क्या है बच्चों, न्यूटन्स थर्ड लॉ है। कोई दिक्कत नहीं है ना, किसी बॉडी के ऊपर हम अपना सर मारेंगे तो वो जो है बॉडी भी हमारे को क्या करेगी, मारेगी उतनी ही फोर्स से। तो जो है वॉल को तो कुछ नहीं होना, हमारा सिर फट जाना है। तो यही जो है वो क्या होगा, एक्शन रिएक्शन वाला कंसेप्ट है ना। तो अगर हम बात करें यहाँ पर एक जो है ना बहुत बेसिक सी बात है, उसको जो है हम यहाँ पर अगर देखें तो उसको कई बार कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है ना। ये एक्शन रिएक्शन जो है ना कई बार क्या करता है, कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। देखना कैसे, कि एक बॉडी है ना, ये एक बॉडी है, इसके ऊपर क्या कर रहा है, एक बंदा फोर्स लगा करके एफ फोर्स लगा रहा है, ठीक। एफ फोर्स लगाया तो इसने इधर फोर्स लगाया, और जो है इस फोर्स के अगेंस्ट क्या गया, जो है आपका क्या इक्वल अपोजिट फोर्स इधर क्रिएट हो गया ना, क्योंकि एक रिस्ट्रिंग है तो इस रिस्ट्रिंग ने इधर फोर्स लगाया है ना यहाँ पर। या फिर मैं ऐसा कहूँ, ठीक है, इसको छोड़ता हूं मैं अभी। यहाँ पर देखें, इसने क्या किया, इधर एक फोर्स लगाया एफ खींचने के लिए, तो रस्सी ने भी क्या किया, इधर एक फोर्स लगाया है ना। या फिर इसको और भी अच्छे से मैं बनाऊं तो क्या कह रहे हैं कि जब आप इधर की तरफ फोर्स लगा रहे है ना, ऐसे फोर्स लगा रहे, तो ये स्ट्रिंग ने भी क्या किया, इसके अंदर स्ट्रिंग में भी क्या हुआ, एक्शन रिएक्शन फोर्स हुआ। आपने इधर से खींचा, ये क्या कर रही है, उसके अपोजिट फोर्स लगा रही है, ठीक। तो यहाँ पर F और F क्या हुआ, इक्वल अपोजिट फोर्स हुए। अगर मैं जो है इसको इसके अपोज देखूं, यहाँ पर फोर्स आपने लगाया, ठीक, इसके अपोजिट एक्शन रिएक्शन क्या हो गया, यहाँ पर जनरेट हुआ। तो इस पर तो नेट फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया ना। इसको मैं ऐसा कह रहा हूँ, यहाँ पर फोर्स लगाया, इसने एक्शन और इसने क्या किया, रिएक्शन लगाया, तो यहाँ पर नेट फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया। नेट फोर्स 0 हो गया तो ये बॉडी मूव क्यों करेगी, जबकि कर जाती है मूव, है ना। तो ये बॉडी मूव क्यों करेगी, है ना। मूव करने से मीनिंग जो है बच्चों ये है कि आप जो है किसी बॉडी के ऊपर फोर्स देखते हैं ना, तो सिर्फ उस बॉडी के ऊपर लगने वाला फोर्स देखें। क्या, उस बॉडी के ऊपर लगने वाला फोर्स कौन सा, ये मैं इसको पेन चेंज करके बनाता हूँ, है ना। कौन सा फोर्स, सिर्फ ये वाला फोर्स, इतना फोर्स देखना होता है आपको, है ना। तो ये वाला फोर्स जो है वो क्या है, आपको ये बता रहा होगा। अब देखें एफ जो है, अब इसकी वजह से क्या होगा, एफ इक्वल टू जितना भी एक्सेलरेशन होना होगा वो इस फोर्स की वजह से आएगा। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखें। अगर हम बात करें किसकी, न्यूटन्स थर्ड लॉ की, तो एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो आपने जो है एक्शन रिएक्शन पेयर भी बोल देते हैं इनको, एक्शन रिएक्शन पेयर भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर जो है बच्चों कौन कौन से जो है हम फोर्स की बात कर रहे हैं, जो कि क्या है, अगर हम यहाँ पर बात करें फोर्सेस, और भी हम चीजें देखने वाले हैं। एक चीज तो जो है यहाँ पर
इसमें आपको देख लेनी चाहिए ना, पहले ही मैं इसको जो है क्लियर कर दूं। अगर मैं यहाँ पर कहूं बच्चों कि क्या ये फोर्स, ये दो फोर्स है ना, इसको और अच्छे से बना लेते हैं। यहाँ पर F1 एक बॉडी है ना, दो फोर्स लग रहे हैं F1 और F2, ठीक। क्या ये एक्शन रिएक्शन होंगे? अगर एक बॉडी पर लग रहे हैं, एक ने एक्शन किया दूसरे ने रिएक्शन किया, क्या ये एक्शन रिएक्शन है? या फिर मैं इसको ऐसा कहूं, क्या एक ये फोर्स और एक ये फोर्स F1 F2, क्या ये एक्शन रिएक्शन हो सकते हैं क्या? दोनों में से कौन सा सही है? तो इन जनरल आप क्या बोलेंगे कि ये वाला फोर्स क्या है, एक्शन रिएक्शन है, ये वाला फोर्स एक्शन रिएक्शन नहीं है। पर जो है ये भी क्या है, एक्शन रिएक्शन फोर्स पॉसिबल है, क्योंकि इस जो लाइन है इसके अंदर कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है, कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है ये एक ही लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होंगे, ये कहीं पर भी यहाँ पर डिफाइन नहीं है ना। कुछ जो है आप एग्जाम्पल लेंगे, कुछ एग्जाम्पल लेंगे तो जो है उससे आपको समझ में आएगा, देखेगा ना। जैसे कि मैं यहाँ पर एक क्या ले रहा हूँ, देखना, एक टेबल वाला एग्जाम्पल, टेबल के ऊपर मैं एक फोर्स की बात कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक। यहाँ से और भी चीजें आपको निकल करके आएगी। मैंने आपसे पूछा कि mg, इसके ऊपर क्या लग रहा है, इस ब्लॉक ने क्या लगाया, टेबल के ऊपर क्या लगाया, mg फोर्स लगाया है ना। या फिर हम इसको कह रहे हैं कि जो है अर्थ ने इसके ऊपर क्या लगाया, mg फोर्स लगाया, वर्स अर्थ ने क्या लगाया, mg नीचे की तरफ अट्रैक्ट किया, और जो है इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स क्या है, n है, इसके ऊपर टेबल ने क्या लगाया, नॉर्मल फोर्स है। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसा कहूँ, क्या क्या ये एक्शन रिएक्शन फोर्स है, क्या ये एक्शन रिएक्शन फोर्स है जो है नॉर्मल के अगेंस्ट, नॉर्म या फिर mg के अगेंस्ट, क्या नॉर्मल फोर्स mg के अगेंस्ट नॉर्मल फोर्स n क्या एक्शन रिएक्शन फोर्स है ना। तो आप इसको के बारे में सोचें। पहली चीज देखिए, अभी मैंने क्या बोला कि mg किस पर लग रहा है, ब्लॉक पर, और नॉर्मल रिएक्शन भी किस पर लग रहा है, ब्लॉक पर। तो यहां से जो है एक चीज क्लियर करें कि एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्शन रिएक्शन पेयर जो है पॉसिबल नहीं है ना। एक चीज तो क्या है, एक ही बॉडी पर। दूसरी चीज हम एक और चीज हम यहाँ पर ऐड कर दें क्या, कि जो है कौन सा एक्शन होगा कौन सा रिएक्शन होगा, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते ना, क्योंकि दोनों जो है एक ही टाइम पर जो है जब हमने एक्शन रिएक्शन की बात करी, अगर हम कॉन्टेक्ट की भी बात करें, एक्शन रिएक्शन कॉन्टेक्ट के टाइम पर जनरेट हुआ है, तो दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ कॉन्टेक्ट में है, तो दोनों को आप क्या नहीं कह सकते, एक को एक्शन दूसरे को रिएक्शन। अब इसमें से दोनों पास में आ रहे, किसको एक्शन कहेंगे किसको रिएक्शन कहेंगे, नहीं कह सकते ना। तो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स कैन नॉट बी नेम्ड, है ना। किसी का नाम नहीं रख सकते हम, पर्टिकुलर एक्शन, है ना। एक चीज यहां से हमने क्या सीखा अभी इस वाले केस से कि बोथ एक्शन एंड रिएक्शन कैन नॉट बी अप्लाई ऑन सेम बॉडी, ठीक है ना, अलग अलग बॉडी पर जो है वो अप्लाई होगा, ठीक। तो आपने यहाँ पर तो बनाते हैं इसको एक्शन रिएक्शन लिखते हैं, तो मैं इसको ऐसा कह रहा हूँ कि जब मैंने बोला तब आपने इसको अच्छे से सुना, क्या क्या कि जो हमने क्या बोला था, mg किसने लगाया, अर्थ ने लगाया, किसने लगाया, mg से अर्थ ने क्या किया, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, तो ये भी तो अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, किससे, mg से ही करेगा, है ना। क्या करेगा, उतने ही फोर्स से क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये नॉर्मल किसने लगाया था, ये तो टेबल ने लगाया था, ठीक। इसको अट्रैक्ट किसने किया था, अर्थ ने किया था, तो ये अर्थ के अगेंस्ट क्या करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया इसने mg, तो ये रिएक्शन फोर्स भी क्या लगाएगा, ग्रेविटेशनल टाइप का ही लगाएगा। यहां पर देखना हमने क्या कहा, अगर ब्लॉक लगा रहा होता फोर्स टेबल के ऊपर, ठीक, या टेबल जो है इसको mg से अट्रैक्ट कर रही होती, तो ये क्या करता, नॉर्मल, तब क्या होता, वो उसके इक्वल होता है ना। तो हमने अभी क्या नहीं किया, डिफाइन ही नहीं किया आपने, कि यहाँ पर लिखा ही नहीं कि जो है
ब्लॉक पे तो क्या लगा mg, लेकिन ब्लॉक ने क्या लगाया वो हमने यहाँ लिखा ही नहीं था अभी तक। तो अगर उसको लिखे तो हम जो है उसको एक्शन रिएक्शन डिफाइन कर सकते हैं। एक और जो चीज थी बच्चों, एक्शन रिएक्शन फोर्स जो है वो सेम टाइप के फोर्स पे ही एप्लीकेबल है। कैसा जो है देखना इसको, अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऑब्जेक्ट के ऊपर mg लगा तो ऑब्जेक्ट भी क्या लगाएगा, फिर mg ही लगाएगा ना, ग्रेविटेशनल फोर्स ही लगाएगा, ठीक है ना। एक्शन रिएक्शन forces are of सेम टाइप ऑफ फोर्स, सेम टाइप के फोर्स है ना, अलग अलग टाइप के फोर्स नहीं होंगे, एक ही तरीके के नेचर में फोर्स होंगे। तो यहाँ पर जो है बच्चों हमने उसी के बेसिस पर जो है हम बात कर लेते हैं किसकी, नेचर ऑफ फोर्सेस की। किस किस टाइप के जो है नेचर के फोर्स होते हैं हमारे पास में, नेचर में जो है फोर्स है, कॉमन फोर्सेस की बात कर रहे हैं। तो जो है पहला जो है हम बात करें किसका, ग्रेविटेशनल फोर्स। एक फोर्स क्या है हमारे पास में, ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर हम बात करें बच्चों किसकी, फिर हम बात करने जा रहे हैं किसकी, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जो सेकंड टाइप ऑफ फोर्स है वो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। जनरली लाइफ में जो है लॉन्ग रेंज फोर्स जो है वो क्या है, ये क्या है हमारे पास में, लॉन्ग रेंज फोर्स है ये हमारा, हम सब जानते हैं इसके बारे में, ठीक है ना। दो बॉडी के बीच में जो है अट्रैक्शन टाइप का फोर्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात कर लेना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है बच्चों, अगर हम इसको देखें तो दो बॉडी है ना, ये एक बॉडी है और ये एक बॉडी है, इन दोनों के बीच में अगर हम पार्टिकल्स के एटम्स को देखें, तो जब हम इसके एटम्स को देखते हैं और इस पर फोर्स लगाएं, है ना, तो फोर्स लगाएं तो आपको एक रिपल्सन फील होगा, जैसे दो आप अपने हैंड को ही फोर्स करके क्या करें, जोड़ने की कोशिश करें, आप नहीं लगा पाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये क्या है, पार्टिकल्स के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है जो कि क्या करेगा, उस उनके पास आने का अपोज करेगा ना बेसिकली। और जो है यहाँ पर अगर हम और भी ज्यादा कहें कि ये जो कॉन्टेक्ट है, ये कॉन्टेक्ट 100% डिफाइन ही नहीं होगा माइक्रोस्कोपिकली, क्योंकि ये पास में आ ही नहीं सकते है ना। तो इसको भी हम जो है न्यूक्लियर के टाइम पर और अच्छे से भी डिफाइन करेंगे कि ये जो है आपके, अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर हम हटा दें ना, उसके एक्सेप्ट जो है हम चीजों को देखें, तो नेचर में लगभग लगभग फोर्स क्या है आपके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ना। कैसे फोर्स है वो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। इसको मैं जो है अभी और क्लियर कर देता हूं। न्यूक्लियर फोर्स हमारे पास जो है तीसरे टाइप का फोर्स क्या है, न्यूक्लियर फोर्स है, जो कि क्या है, बिल्कुल न्यूक्लियस के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में लगता है। तो वो भी जो है हमारा कई कुछ हद तक जो है पॉजिटिव नेगेटिव वाला जो हम देखते हैं, अट्रैक्शन रिपल्शन वाला, तो रिपल्सिव फोर्स या अट्रैक्शन फोर्स जो है न्यूक्लियर फोर्स में भी होता है वहां पर। प्लस जो है कुछ वीक फोर्सेस है, क्या है, वीक फोर्सेस, ये भी कुछ न्यूक्लियस होते हैं जिनमें न्यूक्लियस के एलिमेंट होते हैं जिनमें वीक फोर्स होता है, वो न्यूक्लियस के अंदर की फोर्सेस की बात कर रहे थे। तो ये भी जो है हमारे क्या है, फोर्सेस, कॉमन फोर्सेस है हमारे, जो हम लाइफ में जो इनको एक्सपीरियंस करते हैं वो यही फोर्स है हमारे। ठीक, इस तरीके से जो है हम उनको देखेंगे। हमारे जो है कांटेक्ट की बात करें ना, ऑन द बेसिस ऑफ कांटेक्ट, क्या ये तो क्या हमारे कॉमन फोर्सेस है, ऑन द बेसिस ऑफ कांटेक्ट, बेसिस ऑफ कांटेक्ट वो क्या है हमारे जो फोर्स है, वो पहला क्या है हमारे पास में, कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स है, इसके अंदर जो है हम देखने वाले हैं क्या, कांटेक्ट फोर्सेस के अंदर जो हमारे फोर्सेस होते हैं वो नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन को देखने वाले हैं, प्लस जो है यहाँ पर टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स वो भी क्या हमारा कांटेक्ट फोर्स में ही है। और जो है नॉन कांटेक्ट फोर्स, जो कि हम यहाँ पर आज के जो है लेक्चर है हमारे बच्चों एनएलएम जो है, इसमें हम नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन फोर्स को ही पढ़ेंगे खास तौर पर।
अगर हम बात करें नॉन कांटेक्ट फोर्स की, तो नॉन कांटेक्ट फोर्स वो होंगे जिसमें कांटेक्ट नहीं होगा। ठीक, जिसमें कांटेक्ट नहीं होगा, जैसे कि आप इन सब फोर्सेस की भी बात कर सकते हो, बहुत सारे। अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स को देखें, ठीक, इसमें बच्चों में स्प्रिंग फोर्स भी ऐड कर सकता हूँ ना। स्प्रिंग फोर्स भी क्या है, कांटेक्ट फोर्स है, क्योंकि स्प्रिंग अपने आप तो क्या नहीं हो सकती, कंप्रेस नहीं हो सकती, कोई ना कोई फोर्स जो है कांटेक्ट में रहेगा। क्या बोल रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इस तरीके के फोर्स जो है वो क्या है, हमारे नॉन कांटेक्ट फोर्स है बच्चों, है ना। ठीक, तो इस तरीके के फोर्सेस जो हैं जिसमें हम क्या, नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन, इसको हम खास तौर पर पढ़ने वाले हैं ना यहाँ पर। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या है बच्चों, देखें, एक चीज है, नॉर्मल रिएक्शन को हम देखेंगे ही सही, साथ में जो है हम कुछ फ्री बॉडी डायग्राम की बात कर लेते हैं। वो क्या है फ्री बॉडी, फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, देखें कि एक बॉडी है, उसके कांटेक्ट में एक और बॉडी हमने ऐसे कंसीडर कर ली, और ये जो है यहाँ पर हम तो ऐसे ही इसको ऐसे रख देते हैं, कांटेक्ट में रखी हुई है ना। इसके ऊपर फोर्स लगा, मान लीजिए F1, इस पर फोर्स लगा F2, यहाँ पर F3 फोर्स, इस पर लगा F4 फोर्स, यहाँ पर F5 और ये F6, इस तरीके से फोर्स लगा। ठीक, तो जो है जब हम इसके ऊपर फोर्सेस को डिफाइन करेंगे, जब हम इसके कैलकुलेशन करने जाएंगे फोर्सेस की, उससे रिलेटेड और टर्म्स की, तो यहाँ पर हम ओवरऑल दो बॉडी दिख रही है, ये क्या है, मुझे M1 बॉडी दिख रही है और ये M2 बॉडी दिख रही है। तो हम ओवरऑल कैलकुलेट करने जाएंगे, इससे बेटर है हम क्या करें, अच्छा इसके बीच में जो है यहाँ पर हम देखें, जब इधर से फोर्स लग रहा है, इधर से फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, इनके बीच में नॉर्मल भी होगा। क्या होगा, नॉर्मल, इक्वल अपोजिट जो है, नॉर्मल फोर्स जो है वो क्या होंगे, इक्वल अपोजिट फोर्स होंगे। इंटरनल फोर्स है ना, इक्वल अपोजिट फोर्स होते हैं नॉर्मल। तो यहाँ पर जो है हम क्या करें, बॉडीज को सेपरेट सेपरेट करके हम जो है देखें, तो वो जो सेपरेट बॉडी है वो क्या होगी, हमारी फ्री बॉडी, उसके ऊपर जितने भी फोर्स हम लग रहे होंगे उसको डिफाइन करेंगे, तो वो जो है क्या होगी, हमारी फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये क्या हो जाएगा, फ्री बॉडी डायग्राम, मतलब FBD ऑफ M1 की FBD अगर आप देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, इस पर लग रहा था F1 फोर्स, F2 फोर्स और F5 फोर्स, और भी कोई फोर्स लग रहा है क्या, देखें यहाँ से, इस वाले ने भी तो लगाया ना इस पर N, तो ये क्या हुआ M1 के ऊपर। ऐसे ही अगर हम देखें क्या, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M2 मास के लिए देखें, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास में, इसके ऊपर देखना, एक तो M1 ने लगाया इस पर नॉर्मल, और F6 लगा इसके ऊपर, इस पर लगा F4 लगा और F3 लगा। तो ये जो फोर्सेस है ये हमने किसके ऊपर डिनोट किए हैं, M2 के ऊपर। तो यहाँ से क्या आ गया बच्चों हमारे पास में कि एक बॉडी पर ऐसे फोर्स है, दूसरी बॉडी पर सेपरेट सेपरेट हमने क्या कर दी बॉडी, तो इसको क्या कहते थे हम, फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक, तो जब हम क्या पढ़ने वाले हैं, नॉर्मल रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, तो जो है बाकी चीजों के लिए क्या होगी, हमारे को जरूरत होगी किसकी, फ्री बॉडी डायग्राम की, तो हम उन्हें देखेंगे बच्चों, है ना। ठीक है, कॉन्टेक्ट फोर्सेस है ना, तो हमने जो है कॉन्टेक्ट फोर्सेस की बात करी थी, जिसमें हम सबसे पहले क्या देखने वाले हैं, कॉन्टेक्ट फोर्सेस। ठीक है ना, दीज आर दी फोर्सेस, क्या लिखेंगे इसको, यहाँ पर लिख लेंगे डेफिनेशन, दीज आर दी फोर्सेस which acts between the bodies when they are in contact, जब क्या हो, वो कांटेक्ट में हो, है ना। तो यहाँ पर देखना बच्चों, क्या अगर हम कांटेक्ट की बात कर रहे हैं ना, कांटेक्ट की बात कर रहे हैं, जैसे ये है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हमें ऐसे इस पर कह रहे हैं कि इसने क्या किया, अर्थ ने इसको क्या किया, इसने अर्थ पर क्या लगाया, mg फोर्स लगाया, तो अर्थ भी क्या कर रही है, नॉर्मल रिएक्शन लगा रही है इसके ऊपर n, है ना। तो ये जो है बच्चों क्या है, ये हमारे पास में एक्शन रिएक्शन है इस फॉर्म में भी,
ठीक, ये क्या है हमारे पास में एक्शन रिएक्शन, तो ये कॉन्टैक्ट फोर्सेस है ना। तो यहाँ ये जो नॉर्मल आया ये एक्शन रिएक्शन है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो एक्शन रिएक्शन है वो क्या है, नॉर्मल फोर्स जो है वो एक्शन रिएक्शन फोर्स भी है ना, पेयर के फॉर्म में। तो नॉर्मल फोर्स जो है वो क्या हमारा एक्शन रिएक्शन। अभी अभी मैंने जो डायग्राम बनाया है ना, तो मैं यहाँ पर इसको मैं जब मैंने ये वाला डायग्राम बनाया था F1 ये क्या F2, तो इनके बीच में क्या लगेगा, ये M1 मास है, ये M2 मास है, तो यहाँ से क्या होगा नॉर्मल, ये इस पर लगाएगा, ये इस पर क्या लगाएगा नॉर्मल लगाएगा ना। तो ये इसको पास आने से रोकेगा, ये वाला क्या करेगा इसको पास आने से रोकेगा। तो ये जो है नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, ये भी क्या है आपका एक्शन रिएक्शन पेयर है। तो आप जो है इसकी कैलकुलेशन को भी ध्यान रखेंगे बच्चों। ठीक ठीक, तो कुछ जो है बच्चों बेसिक एग्जांपल पहले हम कर लेते हैं, फिर और स्टैंडर्ड एग्जांपल के ऊपर जाएंगे, तो वो जो है हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं उसको। यहाँ पर जो है बच्चों हम एक एग्जांपल देखें, यहाँ पर क्या कहने वाले हैं देखना। एक सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए मैं लिख दूं, अगर मैं यहाँ पर mg फोर्स नीचे लग रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा n। अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करना चाहूँ, क्या करूं, मैं नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करना चाहूँ तो नॉर्मल रिएक्शन n इज इक्वल टू क्या है हमारे पास में, एक्सेलरेशन इसका 0 है, तो जब ये रेस्ट पर है ना, ये अभी क्या है रेस्ट पर है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा 0 होगा। तो एक्सेलरेशन 0 है तो किसी भी डायरेक्शन में मोशन नहीं है, तो एक डायरेक्शन को पॉजिटिव एक डायरेक्शन को क्या ले लें आप नेगेटिव। नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स क्या होने वाला है, नेट फोर्स वो हो जाएगा n, ऊपर वाला पॉजिटिव, mg क्या हो जाएगा नेगेटिव, वो क्या है 0, देन n इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास में mg, n इज इक्वल टू क्या आ गया mg। ठीक, कई बार जो है हम n इज इक्वल टू mg लिख लेते हैं, तो बच्चों हमेशा n इज इक्वल टू mg भी ना लिखे। कैसे, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, देखना ये थीटा एंगल है, m मास का ऑब्जेक्ट है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। अब आपसे पूछे अब नॉर्मल क्या है, तो अब जो है नॉर्मल आप mg नहीं बोल सकते। कैसे, क्योंकि जो है ये क्या है आपका फोर्स जो है नॉर्मल रिएक्शन जो फोर्स है ये कब जनरेट हुआ है, जैसे कि मैं यहाँ पर कहूँ, ठीक, नॉर्मल रिएक्शन ये कब जनरेट हुआ है देखना है इसको, जैसे कि यहाँ पर ये दो ऑब्जेक्ट थे, ये m1 और ये m2, मैंने यहाँ पर फोर्स लगाया ना, यहाँ पर फोर्स लगाया, ठीक, यहाँ पर फोर्स लगाया, तो ये मान लीजिए एक्सेलरेशन से मूव भी किया, तो ये जो है किसकी वजह से, इस फोर्स की वजह से, इस पुश की वजह से जनरेट हुआ है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, ये जो है दीज आर पुश टाइप फोर्स। कैसे, पुश टाइप फोर्स भी है ना। अच्छा, यहाँ पर हम बात कर रहे थे तो देखें नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ पर mg नीचे लग रहा होगा, और ये क्या होता है, यहाँ पर एक चीज और है, ये जो है ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। सरफेस के क्या होता है हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पर देखना सरफेस ये है, इसके परपेंडिकुलर फोर्स क्या होगा, ये होगा ना, ये होगा नॉर्मल। अब ये नॉर्मल mg के इक्वल थोड़े है ना। तो यहाँ पर अगर मैं बनाऊं बच्चों, यहाँ पर अगर मैं इस फोर्स का कंपोनेंट बनाऊं, तो पहले ये एंगल देख लेता हूँ, ये एंगल थीटा है, ये 90, तो ये एंगल क्या हुआ 90 माइनस थीटा। ये पूरा एंगल कितना है यहाँ से देखें, ये भी 90 है, इसमें से ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये क्या बच गया हमारे पास में थीटा। तो ये mg है, तो इस डायरेक्शन में क्या बन जाएगा फोर्स का mg का कंपोनेंट mg cos थीटा। यहाँ देखिए अब n जो है वो किसके इक्वल हो गया mg का, ये भी जो है हमारा क्या था रेस्ट पर है ना, तो n जो है वो किसके इक्वल हो गया हमारा mg cos थीटा के इक्वल हो गया है ना। यहाँ से हम ऐसा कह सकते हैं। एक और जो है बच्चों कई बार जो है उसमें क्वेश्चन में पेपर में भी पूछा हुआ है कि आपका मान लीजिए एक जो है ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, इसको क्या किया आपने, m मास का ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर जो है ये नीचे गिर जाएगा, इसको जैसे ही छोड़ेंगे तो mg नीचे लग रहा होगा है ना, mg तो नीचे लग रहा होगा, लेकिन हमने क्या किया इसको हमें रोकना है, तो हमने क्या किया फोर्स लगा दिया, एफ फोर्स लगा दिया। अब जो है ये क्या हो गया रेस्ट पर है, रुका हुआ है। तो अब पूछ रहे अब नॉर्मल क्या होगा,
अब नॉर्मल क्या होगा, तो यहाँ पर देखें बच्चों, अब नॉर्मल फिर से एन मत कर देना, यहाँ पर एन क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर, ऐसा सरफेस के परपेंडिकुलर। मैं इसको दूसरे तरीके से बनाता हूँ, है ना, ये यहाँ पर सरफेस के परपेंडिकुलर एन, ये होगा नॉर्मल। अब ये नॉर्मल के अपोजिट फोर्स कौन सा है, नॉर्मल के अपोजिट फोर्स कौन सा है, एफ। तो यहाँ पर, और ये मूव नहीं कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन जीरो, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इज इक्वल टू जीरो, देन एन इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास में, एफ। नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल है, फोर्स के इक्वल। तो ये जो है आप हमेशा ये ध्यान रखें कि नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो बच्चों यहाँ पर जो है हमें नॉर्मल रिएक्शन से और भी बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करनी है, उसको हम जो है नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, और टेंशन फोर्स और बाकी चीजें जो है हमारे, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।